हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? होपफुली अच्छे होंगे। आज हम यहाँ पर संस्कृत क्लास फिर से दोबारा कर रहे हैं क्योंकि अभी हमने कल ही यह क्लास की हुई थी और संस्कृत की बात ये क्लास बहुत छोटी क्लास होगी क्योंकि इसमें वही चीज़ें बताई जाएंगी या बनाई जाएंगी, करवाई जाएंगी जो उससे संबंधित होगा। क्योंकि उस क्लास में हमने जितनी बेसिक चीज़ें थी वो देखा, समझा, सब कुछ किया ना। अब उसके आगे के कुछ थोड़े सेक्शन इंपॉर्टेंट है जो उससे संबंधित है, रिलेटेड, इसलिए हम लोग उसको तुरंत ही कर रहे हैं ताकि वो टॉपिक मिस आउट ना हो और समझ में भी प्रॉपर आए। संस्कृत का सिलेबस थोड़ा सा अलग है, थोड़ा कई सारी चीज़ें उसमें टफ भी हैं, तो शुरुआत से ही उनको 1 बाय 1 करके देखते हुए चलिए, अदरवाइज़ एग्ज़ाम में प्रॉब्लम आपको होगी। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको ये चीज़ समझनी होगी कि आपको 1 बाय 1 उसको सब कुछ करना है। तो चलते हैं, देखते हैं। हमने इसके पहले की जो क्लास नेक्स्ट दिन की थी वो हमने माहेश्वर सूत्र के बारे में जाना था। उसमें जो हमने उच्चारण स्थान को पढ़ा था वो कुछ नया नहीं था, क्योंकि आपने उसको फर्स्ट में भी पढ़ा, सेकंड में भी पढ़ा, थर्ड में फिर पढ़ रहे हैं, फोर्थ में फिर पढ़ेंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एकदम कॉमन है और हर बार हर सेमेस्टर में है। तो इसलिए आपको ध्यान में रखते हुए उस चीज़ को समझना होगा, पढ़ना होगा, ताकि चीज़ें आपकी बन पाए। माहेश्वर सूत्र जो है वो नया है, ग्रेजुएशन में कुछ लोगों ने उसको पढ़ा है। माहेश्वर सूत्र में जितने भी वर्ण या जो भी चीज़ें दी गई हैं वो नॉर्मल जो हमारा व्याकरण होता है, वर्णमाला का पूरा सेट दिया गया, उससे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। तो दोनों को एक ना समझते हुए, ताकि आप ढंग से उस चीज़ को 1 बाय 1 करते हुए चलिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आप जुड़े हैं मेरे साथ। मैं हूँ शालिनी, सभी का स्वागत है यहाँ पर। हमारी क्लासेस प्रॉपर तरीके से 1 बाय 1 होने की पूरी तरीके से है। आप लोग को ध्यान से देखना है, समझना है, फिर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिएगा, हेल्प आपकी हो जाएगी। आप जुड़े हो मेरे साथ। मैं हूँ शालिनी। आपकी संस्कृत यहाँ पर तीसरी क्लास हो रही है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट को ज़रूर चेकआउट करिए ताकि प्रॉब्लम ना हो, आराम से हम लोग हर चीज़ को कर ले जाएं। ठीक है, तो माहेश्वर सूत्र जब आपने पढ़ा तो मैंने आप लोगों को कहा था कि आप इन कुछ चीज़ों को मल्टीपल टाइम थोड़ा रिवाइज़ करिएगा ताकि प्रॉब्लम्स ना हो और हम उस चीज़ को अच्छे तरीके से करते जाएं। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप लोग ज़रूर उसको बताइएगा। ठीक है, तो इस माहेश्वर सूत्र से क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा आता है, टॉपिक काफ़ी अच्छा है, तो इसको ध्यान में रखते हुए करते हैं। आइए चलते हैं, देखते हैं क्या है। मैंने आज जो एक क्लास आप लिखी बनाई है कि इसमें उससे कुछ कुछ क्वेश्चन संबंधित दिए हुए हैं। ठीक है, ये जो टॉपिक है इस टॉपिक पे ये ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को सीरीज से भी मिल जाएंगे, बाकी कर नहीं पाएंगे। इनके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं हैं, तो थोड़ा सा हमको जितना इंपॉर्टेंट मिला है उतना हम आपको करवा दे रहे हैं। तो आप देख सकते हो, तो ये आपकी संस्कृत बेसिक से क्लास है। अब इसमें क्वेश्चन देखिए कैसे आपको आएगा, 1 नंबर 2 नंबर में भी आएगा आपको, इवन ये कह सकते हैं सीरीज़ में भी बहुत कुछ मिलेगा। तो माहेश्वर सूत्र क्या है, इनका महत्व क्या है, ये चीज़ें आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी होगी कि इनकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो प्रश्न आपको रिटर्न में भी आता है तो करिए, अगर आपको टिक करने को आपके क्वेश्चन से आता है कि जो संख्या के रूप में पूछा गया है, वो सारी चीज़ें अलग अलग तरीके से आएंगी। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे सिलेबस में, तो थोड़ा सा फोकस करते हुए ध्यान में रखिएगा। माहेश्वर सूत्र से यहाँ पर है कि ये क्या है, इनका क्या महत्व होता है। तो माहेश्वर सूत्र संस्कृत व्याकरण का एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यहाँ ध्यान रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। जैसे जगदीश्वर ने, मतलब यहाँ पे इनका महर्षि पाणिनि का पूरा नाम रहता है, लेकिन उन्होंने, जैसे होता है ना कि कोई कुछ कहता है और कोई लिखता है, दोनों में फ़र्क होता है। तो माहेश्वर सूत्र संस्कृत व्याकरण का एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। जैसे जगदीश्वर ने लिखा था, ये सूत्र पाणिनि के अष्टाध्यायी के लिए एक प्रकार की संज्ञा सिद्ध करने के लिए प्रयोग में लाया गया है। इन सूत्रों का पाठ करने से, ठीक है, व्यक्ति व्याकरण के नियमों को समझ सकता है, संबंधित विषयों की गहरी जानकारी भी प्राप्त कर सकता है। इसमें 2 चीज़ पूछी गई थी एक क्वेश्चन में, दोनों कॉमन करके कि ये क्या है और इनका महत्व क्या है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखी होंगी कि बेसिक चीज़ें क्या कही गई हैं और इसमें क्या गया। इसी तरीके से आपको थोड़ा सा ज़्यादा लिखना होगा और कुछ सेक्शन, अब देखते हैं, ये हो सकता है कि ये क्वेश्चन यहाँ पर एक सेक्शन में पूछ ले, फिर इसका एक सेक्शन ये वाला अलग क्वेश्चन में पूछ ले। तो कुछ इस तरीके से थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना होगा। ज़्यादा लिखना भी नहीं है, ठीक है, ज़्यादा लिखना भी नहीं, थोड़ी थोड़ी चीज़ें लिखनी है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। माहेश्वर सूत्र के बारे में ये चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं जो मैंने आपको यहाँ पर बता दी सिंपल तरीके से। अब आगे चलते हैं और देखते हैं माहेश्वर सूत्र कितने हैं और इनकी संख्या कितनी है। ये हमेशा आता है, MCQ के फॉर्म में भी आता है, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि माहेश्वर सूत्र की कुल संख्या 14 है। ये सूत्रों की जो संख्या है वो 14 है, आपको ये ध्यान रखना होगा। ये सिंपल है, बेसिक है, बहुत टफ नहीं है, बट ये थोड़ा बहुत ध्यान रखना होगा कि इनकी संख्या कितनी है, 14 है।
ये एमसीक्यू में आए तो ठीक है, नहीं आता है तो जो उनके टेबल है वो लिखनी होगी। इन सूत्रों से संस्कृत व्याकरण में जो मूल नियम है या और कुछ चीज़ें हैं तो उनको भी ध्यान रखना है। इनसे ये जैसे हमने वर्णमाला पढ़ी, माहेश्वर सूत्र और वर्णमाला में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं, सिर्फ इतना है कि हिंदी वर्णमाला में जितनी चीज़ें दी गई हैं उनके बेस पे हम शब्द, वर्ण, संज्ञा सब कुछ इतना कुछ बनाते हैं, करते हैं। वैसे संस्कृत व्याकरण में जो शब्द हैं, संज्ञा है, वर्ण है, जो भी चीज़ें हैं वो इन्हीं से हैं, इन्हीं को करती हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं वहाँ पर आपको समझनी होगी। बेसिक बेसिक है, तो अगर कुछ क्वेश्चन आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो अगर बेसिक टिक करने को आता है तो वो आपको समझना होगा। तो माहेश्वर सूत्र कितने हैं, की संख्या क्या है, ये सारी चीज़ें आपको समझनी होगी। फिर आप देख सकते हो माहेश्वर सूत्र के उदाहरण लिखे, तो उदाहरणों में काफ़ी अलग अलग तरीके से हैं, एक जैसे नहीं, आपको बहुत अलग अलग देखने को मिलेंगे, सीरीज़ में भी अलग मिलेंगे। आपके जो है आपकी जो बुक्स हैं उसमें भी आपको बहुत कुछ अलग मिलेगा। मैं भी आपको काफ़ी कुछ अलग चीज़ें बताऊँगी क्योंकि इनके ऊपर एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हमको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए करना होगा। अगर आप ऑल इन वन लिए हैं तो भी आपको हो जाएगा उसमें से, ठीक है। ध्यान रखिएगा, तो चीज़ें सिंपल है, हो जाएंगी। यहाँ तक क्लियर है, बेसिक है। 2 क्वेश्चन मैंने बता दिए। इस तरीके से मेरा ये टारगेट है कि आपके पास जितने भी सब्जेक्ट हो रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है उसमें क्वेश्चंस भी होता चले साथ ही साथ, तो बेटर रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं माहेश्वर सूत्र के बारे में। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ एग्जाम्पल हैं। तो ऐसे यहाँ पे अड़ियम लिखा हुआ है, ठीक है। तो इन सूत्रों में आप अक्षर देख रहे हो, आ है, छोटी ई है, ऊ है, ड़ा है। इस तरीके से आपको कुछ ऐसे शब्द को ध्यान में रखना होगा। और ये ध्यान रखना कि माहेश्वर सूत्र में जो 14 सूत्र हैं उनमें हलन सभी में लगेगा, ये ध्यान रखिएगा। और माहेश्वर सूत्र की पूरी टेबल ही कभी कभी क्वेश्चंस के तौर पर आ जाती है, तो वो भी पता होनी चाहिए, जो कि इम्पॉर्टेंट है, इसलिए पहले से बता रही हूँ। और कंप्यूटर और संस्कृत पहले मैं ओवर करूँगी, हिंदी करूँगी, ताकि ये भी कवर होता चले। एक कोई 50 नंबर का भी ले लेंगे। फिर उसके बाद हलंतम है, यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर इस सूत्र में हलंतम वाले अक्षर में आप आगे जो है आ लगा हुआ है, तो ये मतलब तोड़ के बता रहे हैं कैसे कैसे क्या बीच में यूज़ किया गया है। इसके तो छोटे जो शब्दों को ये थोड़ा सा आपको यही ध्यान में रखना। आप इसको इतना फैलाकर या तोड़कर नहीं भी लिखोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इसी तरीके से कृति का शब्द है, कृ धातु है, कृ प्रत्यय के आगे लोप हो गया है, तो ये दीपा प्लस कृ, तो ये यहाँ पर दीपा बन गया। इस तरीके से माहेश्वर सूत्र के बारे में थोड़े थोड़े कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स हैं। मैं कई सारे वर्ड्स का और भी करवा दूंगी, जिसमें आप वर्ड्स को एक साथ बराबर देख लो, कर लो, समझ लो, तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। 4th यहाँ पर दिया गया है, माहेश्वर सूत्र का उपयोग कहाँ पर होता है। तो माहेश्वर सूत्र का प्राथमिक उपयोग संस्कृत व्याकरण के नियमों को समझने में होता है। ये सूत्र ग्रंथ विभिन्न अद्वैत वेदांत आचार्यों द्वारा भी प्रयोग में किए जाते हैं, जिनमें आदि शंकराचार्य भी शामिल है। माहेश्वर सूत्र छात्रों और अध्यापकों दोनों के लिए व्याकरण शिक्षा के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें आती हैं, बहुत सारे प्रश्न बनते हैं समझाने के लिए, ग्रंथों को समझने के लिए, या पुरानी जो भी कोई चीज़ रखी हो उनको पढ़ने के, क्योंकि मोस्टली चीज़ें जो हैं वो आचार्यों के द्वारा जो लिखी गई वो संस्कृत में ही लिखी गई हैं। तो इन्हीं सूत्रों का, इन्हीं सब चीज़ों का काफ़ी यूज़ करके काम किया गया है। तो थोड़ा सा आपको समझते हुए काम करते हुए करना होगा, ताकि प्रॉब्लम्स ना हो और चीज़ें आपको आसानी से समझ में बेहतरीन तरीके से आ जाए। यहाँ तक क्लियर है, बेसिक है, सिंपल है। कोई प्रॉब्लम होगी तो पूछिएगा, कमेंट बॉक्स में आपको रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। तो 4 और इसके ऊपर और भी करवाएंगे, अभी बेसिक है तो थोड़ा सा करवा देते हैं। फिर देखिए, ये तो मैंने बता दिया। अब इसमें एक चीज़ आती है आप में, इसमें प्रत्याहार किसे कहते हैं, ये भी लिखने को एक सिंपल सी परिभाषा आपसे पूछी जाती है। चलिए फटाफट क्लास को लाइक करिए आप सभी लोग, फिर उसके बाद आगे बढ़ते ये टॉपिक करें। जैसे स्वर और व्यंजन हिंदी ग्रामर में बटा हुआ है, वैसे संस्कृत में भी स्वर को अच और अर अलग अलग नामों से वो कहा जाता है। तो वो थोड़ा सा परिभाषा में आती है, अच किसे कहते हैं, अर किसे कहते हैं। तो थोड़ा सा आपको ध्यान में रख के काम करना होगा, ताकि चीज़ें आपके लिए आसान बन जाए और प्रॉब्लम आपको ना हो। तो ये बात मैं आपको इसलिए बहुत ही क्लियर बता देती हूँ, शुरू से ही ध्यान में रख कर चला करिए, ठीक है। उम्मीद है कि सभी ने किया होगा। और बहुत सारी चीज़ें इस बार ऐसी हैं जो मैं आपको टेलीग्राम पर भी अवेलेबल करवाऊँगी। जो चीज़ें नहीं हो पाएंगी टेलीग्राम पर अवेलेबल होगी, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, वहाँ पर जुड़े रहिए। प्रत्याहार किसे कहते हैं, ये क्या है, ये आपको यहाँ पर जानना होगा। तो इसके बारे में आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्रत्याहार का अर्थ होता है संक्षिप्त कथन। ये परिभाषा जो यहाँ पर आपको मैं बताने चल रही हूँ, ये मीनिंग आपको एमसीक्यू में आएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 5 आपको संस्कृत में आना है, आपको पता है। तो संक्षिप्त कथन होता है व्याकरण प्रत्याहार विभिन्न वर्ण समूहों को अभिक्षिप्त रूप से संक्षेप रूप में ग्रहण करने की एक पद्धति होती है, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, तो ये देखिए, जैसे यहाँ पे अड़ है, तो इसे छोटा आ, ई और ऊ, ठीक है,
और ये यहाँ पर एक इतने में दिया गया और अच के समग्र स्वर के रूप में अगर आप देखोगे तो छोटा आ, छोटी ऊ, री, ली, ओ, औ इत्यादि हैं, तो ये अच में आते हैं। इस तरीके से ये डिवाइड हैं, तो ये थोड़ा सा समझना होगा। बेसिक है, सिंपल है, क्योंकि कभी कभी अण के अच के अंतर्गत आने वाले के नाम पूछ लेता है, तो ये आपको समझना होगा। प्रत्याहार कौन कौन से होते हैं, तो आकार वर्ण से 8 प्रत्याहार होते हैं। अण होता है, अक होता है, अच होता है, अट होता है, अण होता है, ये रिपीट हो गया काट दो, अम है, अश है, अल है। इस तरीके से बहुत सारे, हमें सारे प्रत्याहार नहीं पढ़ने हैं, ठीक है, समझ रहे हैं। हमें सारे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें सारे का काम नहीं, कुछ ही चीज़ें हैं जो हमें समझनी है, बेसिक है, हमें उतना ही चीज़ें ध्यान में रखनी है जो रेलिवेंट है या ज़रूरी है। तो आपको समझ के काम करना होगा ताकि प्रॉब्लम्स आपके साथ ना हो और आप उन चीज़ों को शुरुआत से ही करते हुए आगे बढ़ जाएँ, ठीक है। समझ में आई बात है। तो ये मैंने आपको यहाँ पे अड़ का, अक का, अच का ये सब बता दिया क्लियर। आगे बढ़ते हैं। कितने प्रत्याहार होते हैं, तो 42 होते हैं। ये हमेशा एमसीक्यू के फॉर्म में भी अगर आ रहा है तो लिखिए, अगर एमसीक्यू फॉर्म में नहीं आ रहा, आपको लघुत्री में आ रहा है तो लिखिए। ध्यान रखिएगा सीरीज़ आप लोग इस बार पहले ही मुझे सेंड कर दीजिएगा प्रॉपर, बिना टिक किए। सभी का पीडीएफ बनाइए, मैथ का एक एक दिन में एक भेजिए, हर 2 दिन में बनाइए और सारा भेजिएगा पूरा, आगे से लेके पीछे तक, मतलब दीर्घ, लघुत्री, उत्तरी सारे, ताकि एक और ढंग से क्लिक करिएगा। मैं शुरू से ही बोले अगर आप लोग भेज देंगे, राजन की, पवन की भी मैं आपको करवा दूंगी क्लियर। मैं अभी बोल रही हूँ ध्यान से, ठीक है, ताकि जितने भी क्वेश्चन हैं, जो कुछ भी चीज़ें हों, वो शुरू से ही आपको बीच बीच में करवाते भी चलेंगे। चलिए, ये तो रही बात जो मैंने आपको। अभ्यंतर प्रश्न क्या होता है, प्रत्यय, तो यहाँ पर किसी वर्ण के उच्चारण करते समय हमारी जीवा को मुख विवर से विद्यमान कंठ से, तालु से आदि विभिन्न स्थानों को छूने से जो यत्न करना पड़ता है उसको अभ्यंतर प्रयत्न कहा जाता है, जो कि परिभाषा के तौर पर पूछा जाता है, कई बार आया हुआ है। इसीलिए यह बात भी मैं आपको यहाँ पर क्लियर बता रही हूँ ताकि आपके साथ प्रॉब्लम्स ना हो। क्वेश्चन अगर आए तो आप उसको ज़रूर देखिए और उसको ज़रूर कर लीजिए। आगे बढ़ते बात करते हैं पहले अभ्यंतर प्रश्न कितने हैं। तो कहते हैं इनमें से प्रथम अर्थात अभ्यंतर प्रश्न 5 प्रकार के होते हैं। सस्पृष्ट होता है, इस स्पृष्ट होता है, इस दिविस्त, विवित्र होता है, विवित्र है, संवृत्त है। तो इस तरीके से नाम आपको ध्यान रखने हैं। 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं, 8 है। ये एमसीक्यू में संख्या में पूछ सकता है। साथ ही साथ आपकी लघुत्तरी में आपको ये लिखने को आ सकता है। तो संस्कृत है, समझ के चलिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अभ्यंतर प्रयत्न है। अब अभ्यंतर प्रयत्न है क्या है, कितने हैं, ब्राह कितने होते हैं, तो कहोगे कि वर्णों के समाप्ति पर होने वाले यत्न को ब्राह प्रयत्न कहते हैं। ब्राह प्रयत्न के 2 भेद होते हैं, घोष का अर्थ नाद है, गूंज है। ये सारी चीज़ें दोनों में दी गई जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बढ़िया है। तो ये आपको समझ के चलना होगा और देखना होगा। तो मैंने आपको एक ये बता दिया, एक आपको ये बता दिया, एक आपको ये बता दिया है, तो ध्यान में रखते हुए करिएगा। जब देखिए ये तो हैं चीज़ें, प्रश्न हैं सीरीज़ में, आप जब देखेंगे करेंगे तब आपको और बढ़िया समझ में आएगा कि चीज़ें इसमें क्या दी गई हैं, कैसे दी गई हैं। अब मैं आपको यहाँ पर और दिखाती हूँ दीर्घ स्वर कितने होते हैं। तो इनकी संख्या 8 होती है, जो कि हिंदी के कुछ ग्रामर के जो प्रश्न हैं वो संस्कृत में भी आते हैं। ये 17 में पूछा गया है। तो बड़ा है, बड़ी ई है, बड़ा ऊ है, री है, ए है, ओ है, ओ है, ये इसमें आ रहा है। तो ये आपको समझना ज़रूरी है, इसीलिए पता होना चाहिए। नहीं पता है तो पढ़िए, समझिए, देखिए, ताकि आपकी हेल्प हो जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अनुस्वार और अनुनासिक का क्या उदाहरण है, ये सारी चीज़ें हैं, तो ये आपको थोड़ा सा और समझना होगा। अनुस्वार में कंबल आएगा, इम्फाल आएगा, ठीक है, कंबल आएगा, इम्फाल आएगा। अनुनासिक में कुछ शब्द के उदाहरण आपसे हंसना है, आँख है, ऊँट है, तो ऐसे कुछ अलग अलग शब्द आएंगे। तो ये सब थोड़ा ध्यान में रख के करिए ताकि प्रॉब्लम्स ना हो, चीज़ें ईजी हो जाएँ। अब आपको एक और मैं दिखाती हूँ, देखिए कैसे प्रश्न यहाँ पर 16 में पूछा गया है कि वर्गों के पंचम वर्ण माहेश्वर सूत्र में किस क्रमांक के अंतर्गत आते हैं। तो 5वें जो क्रम आपको 14 की संख्या लिखी हुई थी, 1 2 3 4 5 करके, तो वो हर बहुत इंपॉर्टेंट, सबके साथ सब है और सब क्रम में आप आगे पीछे करके खुद से नहीं कर सकते। तो पंचम है, 7वां वर्ग है। देखो यहाँ पे पंचम पूछा मैंने, लेकिन 7वें वर्ग का ले लिया, तो आप 5 का भी देखोगे तो, लेकिन पंचमा अक्षर में ये चीज़ें थी, वर्ग 7 रहता है लेकिन पंचमा अक्षर में आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी, उसमें रहता है कि जैसे आप नासिक वाले पढ़ते हो, वर्णमाला में का के वर्ग में लास्ट में आता है, ईया में, टा में, सब में आता है पंचम वर्ण, वो चीज़ें पंचम वर्ण में माहेश्वर किस क्रमांक में है। तो पंचम वर्ण भी माहेश्वर सूत्र में संस्कृत में है, लेकिन जो पंचम वर्ग है, जो पंचम वर्ण है, जो हिंदी में भी होता है अंगा ईया डा नामा, वो माहेश्वर सूत्र में 7वें वर्ग में है। तो ये थोड़ा सा यही दोनों से थोड़ा थोड़ा तालमेल बैठाना होगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। मल्टीपल टाइम जब पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो ये रहा आपको मैंने बताना। अब इस तरीके से जितने और भी प्रश्न हैं या इससे जुड़ी और भी कोई चीज़ है, बेसिक है, तो बताने का रहेगा कि मैं आपको बता दूं ताकि प्रॉब्लम ना हो और आपको समझ में आ जाए, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है?
उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होगी। बेसिक आपको बताया जा रहा है ताकि हेल्प हो जाए और अच्छे से चीज़ें आपकी क्लियर हो जाए। बाकी इससे के और भी जो सेक्शन हम पढ़ेंगे आगे चल के उनके क्वेश्चंस भी नेक्स्ट क्लास में ज़रूर करते चलेंगे। तो यार संस्कृत की छोटी सी क्लास जो मैंने क्वेश्चन पे बेस ली हुई थी, क्वेश्चन आपको करके दिखा दिया। ऐसे ऐसे प्रश्न आ रहे हैं, आप लोग को भी ऐसे ही तैयारी करनी। बाकी सीरीज जो दिया रहेगा वो भी हम लोग कर लेंगे ताकि दिक्कत ना हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक में नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।